हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का अधिगम मंत्रा पे। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। हर स्टेट सेंट्रल लेवल पर जितने भी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स होते हैं सभी में हेल्पफुल हैं। और जितनी भी डिस्कशन होगी वो सारी की सारी जो होगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होगी। एग्जाम ओरिएंटेड माने जो वहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारे टॉपिक्स जो हैं इनमें कवर कराए जाएंगे। पर्पस क्या है? सिंपल सा है, हर बच्चे को ऑल टाइम 24/7/365 कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल रहे। उसको ये ना देखना पड़े कि साहब इसकी प्रिपरेशन नहीं है, ये वाला टॉपिक नहीं आता, कहाँ से करना है। यूट्यूब ओपन कीजिए, अधिगम मंत्रा टाइप कीजिए, नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आला हो जाएगा। आपके सब्सक्राइब में ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर अधिगम मंत्रा सर्च कीजिए, अधिगम मंत्रा ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स क्लासेस हैं, वहां पर आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लीजिए, या कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड उसे आप किस पर दे सकते हैं, टाइप कीजिए और अधिगम मंत्रा डाल दीजिए, वो टॉपिक आपका निकल करके आ जाएगा। कुल मिलाकर के हर तरह से जो टॉपिक है वो वहां पर आपको अवेलेबल हो सके, ये मेन पर्पस है। और आपके लिए लाइफ लॉन्ग तक बने रहें, ये भी एक मेन पर्पस है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल 1-2 महीने तक के लिए बाद में डिलीट हो जाएंगे, हमेशा रहेंगे, परमानेंट है ना। तो ये एक चीज है। तो काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कर चुके हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और कुछ जो हैं वो पार्टनरशिप, शेयर्स, रिडम्पशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सभी टॉपिक्स हम कर चुके हैं, है ना। ये सभी टॉपिक्स क्या है, हम कर चुके हैं, ठीक। तो जल्दी से वीडियो को सभी के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल सके। मैंने पहले भी कहा था कि प्रयास कीजिए कि हर व्यक्ति जो भी जुड़े हुए हैं वो 5 ऐसे लोगों को जो कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर है, उनके साथ चैनल जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका कोई डाउट है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये इस चीज़ का एडवांटेज भी लेते हैं, भाई सीधी सीधी सी बात है, जो चीज़ मिल रहा है उसका एडवांटेज ले लेते हैं, तो डाउट्स भी पूछते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप अपने जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हेल्पफुल हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप आने वाले समय में कोई भी पीजीटी कॉमर्स पर अपना एग्जाम देख रहे हैं, कोई भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के, तो आप अधिगम मंत्रा से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने काफ़ी कुछ जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो एक बार देख लें, नोट्स बना लीजिए अपने आप, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। नोट्स खुद से बनाने चाहिए हमेशा, ये बात ध्यान में रखें। बाकी आज जो है, आज हम रॉयल्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है वो अक्सर बन जाते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज रॉयल्टी। बेसिकली रॉयल्टी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब 2 क्लासेस में हम इसको करने वाले हैं। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उस लेवल पर हमारा आता नहीं है। तो एक क्लास में तो हम रॉयल्टी के बारे में जानेंगे, रॉयल्टी क्या होता है, कौन कौन सी टर्मोलॉजीज यूज की जाती हैं, किस तरह से काम करता है, क्या फॉर्मेटिंग है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी क्लास में हम इसको क्या करेंगे, हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, और जैसे ही हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे फुल फ्लैग चैप्टर हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ से कोई भी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल, थियोट्रिकल, कैसा भी कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आई एम डैम श्योर आप उसको आंसर करने में देरी नहीं करोगे, फटाक से उसका आंसर दे दोगे, और वो भी बिल्कुल सही। रॉयल्टी क्या होती है, उसकी एक जो है
भूमिका आप बता देते हैं। ये मान करके चलिए मैं हूं, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसको लेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेसी। ये एक व्यक्ति के पास गया जो किसका मालिक है? इस संपत्ति का मालिक है। इसका मालिक कौन है? यह व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पास गया, मानो ये राम है और ये हरि है। तो राम हरि के पास गए और कहा कि साहब आपकी जो ये संपत्ति है ना, ये मैं काफी समय से देख रहा हूं करा ऐसे ही पड़ी हुई है, इसका आप यूज नहीं कर रहे हैं। कहा पड़ी हुई है, नहीं कर पा रहे हैं यूज। क्या आप इसे मुझे लीज पर दोगे, मतलब मैंने पट्टे पर दोगे 10 साल के लिए या 20 साल के लिए? उसने कहा आप क्या करोगे इसका? कि मैं इसका कुछ प्रोडक्टिव कर दूंगा। क्या अच्छा? कि हाँ। क्या फिर तो तुम इससे पैसा कमाओगे, ये पैसा कमाएगा? क्या हाँ। क्या मेरी संपत्ति और पैसा तुम कमाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? ठन गोपाल। कहा नहीं नहीं, मैं उसके बदले आपको पैसा दूंगा, आप रेंट लेना। जैसे आप कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर अगर मैं, मेरी बिल्डिंग है, कोई व्यक्ति रहने के लिए आ रहा है तो मुझे रेंट मिलेगा। तो साहब मैं आपकी एसेट ले रहा हूं तो मुझे रेंट मिलेगा। अच्छा क्या हाँ। जैसे सपोज करो ये माइंस हैं, कोल माइन, या एक तरह से इसको सीधा सीधा समझ लेते हैं, कोल माइन। आपने वो देखे ईंट के भट्टे, जहां पर ईंट बनती हैं, जिसको ब्रिक माइंस कहा जाता है। हाँ, तो एक मेरा जगह है, ठीक है, कोई जगह है मेरी। तो ये आए भाई साहब राम मेरे पास कि साहब मुझे ये वाली जो ज़मीन है, इस ज़मीन का टुकड़ा मुझे दे दो आप। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक चिमनी लगाऊंगा और यहाँ पर मैं ईंट के भट्टे, ईंट बनाया करूँगा। ये क्या अच्छा? ये क्या हाँ। ये क्या फिर तो तुम मेरी मिट्टी का भी यूज़ करोगे? ये क्या बिल्कुल। अच्छा कि तो इसका मतलब ये है कि फिर तो तुम्हें फ़ायदा होगा? ये क्या हाँ फ़ायदा होगा। उसके बदले क्या मिलेगा? क्योंकि उसके बदले मैं आपको रेंट दूंगा। क्योंकि ना, मुझे कम से कम रेंट चाहिए भाई। अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हुआ, आपकी सेल नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, या आपका काम नहीं चला तो मैं क्या करूँगा? कि अच्छा ठीक है, मैं आपको मिनिमम रेंट दे दूंगा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो होगा। जैसे सपोज करो मिनिमम रेंट 50,000 है, कि आपको कम से कम 50,000 मिलेगा ही मिलेगा हर महीना, ठीक। अच्छा, तो ऐसी जो परिस्थिति होती है, तो ये जो व्यक्ति है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। तो ये जो परिस्थिति होती है, माने किसी व्यक्ति के द्वारा, क्या, किसी व्यक्ति के द्वारा जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को, किसको, किसी व्यक्ति की संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। जब राम के द्वारा हरि की संपत्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? राम के द्वारा किया जाएगा। माने हरि की संपत्ति का प्रयोग कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम जो पैसा, जो अमाउंट हरि को उस संपत्ति को यूज करने के बदले देते हैं, उस ही अमाउंट को रॉयल्टी कहा जाता है। क्लियर है? जैसे मैंने एक बुक लिखी, और मैंने ये पब्लिकेशन पे दे दी, मानो कोई भी पब्लिकेशन है XYZ पब्लिकेशन के पास दे दी। अब इस बुक का राइटर कौन है? मैंने विकास गुप्ता।
लेकिन इसको प्रिंट कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड, और तो बेचेगा भी कौन, एक्स वाई जेड बेचेगा। पैसा किसको मिलेगा, एक्स वाई जेड को मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा फिर, क्वेश्चन मार्क। नहीं सर, जो भी इन्हें फायदा होगा उसका वो एक हिस्सा आपको देंगे, तो वो जो हिस्सा मुझे मिल रहा है उसी को क्या कहा जाता है बेटे, रॉयल्टी कहा जाता है। स्वत्व शुल्क, स्वत्व शुल्क का मतलब होता है खुद के द्वारा, है ना, खुद के लिए, खुद की चीज पर जो हमें शुल्क प्राप्त होता है उसको स्वत्व शुल्क कहते हैं। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई रॉयल्टी की। तो रॉयल्टी माने आपकी किसी भी संपत्ति, चाहे वो टेंजेबल है चाहे वो इंटेंजेबल है, उसका प्रयोग करने के बदले दूसरा व्यक्ति माने सामने वाली पार्टी आपको जो पेमेंट करती है उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, मतलब क्या है, कोई भी कंसिडरेशन जो पे किया जाता है, क्या, कोई भी कंसिडरेशन जो पे किया जाता है किसके द्वारा, लेसी के द्वारा, टेनेंट के द्वारा, लाइसेंसी के द्वारा, किसको, लेसर, ऑनर, लैंडलॉर्ड या लाइसेंसर। अब यहाँ पर ये वाली बात ध्यान में रखने वाली है कि लेसी, लेसर, है ना, या लैंडलॉर्ड, टेनेंट, ऑनर या लैंडलॉर्ड, है ना, लाइसेंसर, लाइसेंसी, लाइसेंसर, है ना। तो ये कौन है जो उपयोग करेगा, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेसी कह सकते हैं, टेनेंट कह सकते हैं या लाइसेंसी कह सकते हैं। तो ये कौन है, यूज करने वाला, माने संपत्ति का यूज करने वाला। और लेसर, ऑनर, लैंडलॉर्ड या लाइसेंसर कौन है, संपत्ति का मालिक। कई बार यहां से भी क्वेश्चन बना देते हैं कि वी फाइंड द ओड वन, तो दे दिया लेसर, ऑनर, लैंडलॉर्ड और लाइसेंसी, या टेनेंट, लाइसेंसी नहीं देंगे, टेनेंट दे देंगे। अब देखो ओड वन क्या है, तो ओड वन क्या है, टेनेंट है, क्योंकि टेनेंट यूज करने वाला होता है, और लेसर, ऑनर और लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो कौन होता है, मालिक होता है। क्लियर है ये वाली बात। हु गिव्स द राइट टू यूज हिज एसेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या माइंस, किसी भी तरह से, ठीक है। तो कोई भी ऐसा शुल्क जो संपत्ति के मालिक को उसकी संपत्ति यूज करने वाले के द्वारा दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, रॉयल्टी कहा जाता है। और रॉयल्टी के कुल 6 प्रकार होते हैं। एक जैसे ब्रिक माइंस, माइनिंग, जैसे कोल माइंस हो गया, समझ गए, कोयले की खदान हो गई, माइंस माने खदान। ट्रेडमार्क रॉयल्टी, ट्रेडमार्क माने जो हमारा व्यापार चिन्ह है उसका कोई प्रयोग कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन का जो मार्क है उसको कॉपी कर लिया और मैं उसके बदले उसको पैसे देता हूँ, ठीक है। जैसे आज की डेट में बहुत सारे जो एडटेक कंपनीज हैं वो करती भी हैं, ठीक है, कि भाई कंपनी किसी और ने खोली थी लेकिन उन्होंने उसको क्या करा, उसको अपना लोगो दे दिया कि भाई आप इस लोगो पढ़ाओ, आप ही रेवेन्यू भी आप ही जनरेट करो, बस आप क्या करो, आप हमारा लोगो यूज़ कर लो। उसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि वो जो कंपनी है उसके चाहने वाले ज़्यादा हैं, उसकी वर्थ ज़्यादा है, उसकी गुडविल ज़्यादा है, तो उसका एडवांटेज उस व्यक्ति को मिल जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो ये एक चीज़ है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मेरी एक बर्गर शॉप है, क्या है, बर्गर शॉप है, हमारा डिलीशियस बर्गर के नाम से है, डिलीशियस बर्गर का कैफ़े है मेरा, अब अच्छा खासा चल रहा है। और एक डोमिनोज है, तो मैं डोमिनोज से संपर्क करा कि क्या मुझे आपका नाम मिल सकता है, मैं इस तरह का बर्गर बनाता हूँ। तो उन्होंने मेरी क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें चेक करी, उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा है बर्गर, तो अच्छा है। तो मैंने कहा मैं आपका नेम यूज़ करना चाहता हूँ। अब डिलीशियस बर्गर के नाम से हो सकते हैं बहुत सारे लोग ना आए, कि डोमिनोज के नाम से तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, समझ लो। तो उस नाम को यूज़ करने के बदले ये मेरे से कुछ लेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक अमाउंट पे करूँगा, तो उस अमाउंट को क्या कहा जाएगा, रॉयल्टी कहा जाएगा। ऑयल वेल्स, तेल के कुएं, पेटेंट माने कोई भी आपने इन्वेंशन किया है, कोई भी नई चीज़ आपने बनाई है ना, और दूसरी वाले ने क्या कर लिया, उसको यूज़ कर लिया या उसको अपने नाम से पेश करने लगा और उसके बदले आपको क्या मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, तो वो क्या कहलाएगा, पेटेंट रॉयल्टी। कॉपीराइट आपको पता है, जो भी हमारा राइटिंग कंटेंट होता है,
या जो भी हमारा मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या है, कॉपीराइट है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, जैसे जो चीज़ें मैंने बनाई है लिखी है ये सारा क्या है, कॉपीराइट है। ठीक है, ये जो है आपका ट्रेडमार्क, एक सेकेंड है ना, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, इनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, माने जो बुद्धि से विकसित की जाती है। ट्रेडमार्क बिजनेस, व्यापार चिन्ह, है ना, पेटेंट इन्वेंशंस, आप दिमाग से ही तो कॉपीराइट, किसी भी चीज़ को लिखना, जो सॉन्ग्स हैं उनको कंपोज करना, पोइट्री लिखना या ड्राइंग करना, ये सारी जो चीज़ें आती हैं किस में आती हैं? कॉपीराइट में आती हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, मीनिंग और टाइप्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम रेंट की। मिनिमम रेंट को डेड रेंट, सर्टेन रेंट और फिक्स रेंट भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वही कि फाइंड द अदर नेम ऑफ द मिनिमम रेंट या फाइंड द ओड वन, तो आपको 4 रेंट दे देगा, मिनिमम रेंट, डेड रेंट, सर्टेन रेंट, फिक्स रेंट, और एक या ऑल ऑफ दीज करके कर देगा, है ना। तो वो एक चीज़ है ना। या आपसे कह देगा मिनिमम रेंट और सर्टेन रेंट बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये एक चीज़ बन जाएगा। तो एक ऑप्शन चूज करने के लिए कर देगा। तो अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे, और ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ये तो कई बार पूछा गया है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे मेरी कोई ज़मीन है और आप उस पर क्या करना चाहते हो, जैसे सपोज करो ज़मीन है ना, आप उस पर एक ईंट का भट्टा लगाना चाहते हो, मैंने वहाँ पे ईंट प्रोड्यूस करना, तो ब्रिक्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो जो आप ब्रिक्स प्रोड्यूस करोगे तो मेरी ज़मीन का भी यूज़ करोगे, मेरी मिट्टी का भी यूज़ करोगे। अब ये क्या सर्टेनिटी है कि भाई जो आप एस्टिमेट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेट होगा, कि आपको फर्म में नुकसान ही नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। तो फर्म में आपको नुकसान होने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसी कंडीशन पे क्या करते हैं, जो लेसर है माने जो मालिक है वो लेसी से कहता है कि जो मतलब यूज़ करने वाला है कि भाई मुझे आपका व्यापार है, सही है, फ़ायदा है, सही है, सब बातें सही हैं, मैं सब बातों से सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं व्यापार में यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपको केवल फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। संभव है कि आपका जो कर्मचारी है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉकआउट कर दें, वो प्रोडक्शन ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड आ जाए, शॉर्टेज हो जाए, या उसका रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए जिसके कारण से आपका प्राइस बढ़ जाए और आप उसमें प्राइस लेवल को मेंटेन ना कर पाओ और आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाए जिससे आपकी डिमांड कम हो जाए, तो आपकी सेल नहीं हो पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे। अब आपने क्या किया कि आपने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये संभावनाएं निश्चित हैं कि इन 20 साल में यह तय है कि आपका जो व्यापार है वो निश्चित रहेगा। इस बात को लेकर के मुझे थोड़ा संशय है, माने डाउटफुल है, क्योंकि ये संभावनाएं बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 20 के 20 साल में आप प्रॉफिट ही गेन करें। तो मैं ये चाहता हूँ, जो एसेट संपत्ति का मालिक है वो ये कहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम जो किराया है माने एक निश्चित किराए की अदायगी कर दे कि भाई इतना किराया आपको प्रति माह या प्रति वर्ष के आधार पर दे दिया जाएगा, तो मैं आपको अपनी संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार देने के लिए तैयार हूं। समझ गए ये वाली बात? इसका मतलब ये है कि अगर एक जैसे 50,000 माना हमने कि 50,000 है और 50,000 हम आपको देंगे ही देंगे, बाकी जो प्रोडक्शन होगा, जैसे सपोज करो पर प्रोडक्शन मैंने तय किया कि भाई आपकी जितनी यूनिट होंगी उसके अकॉर्डिंग 2 रुपये पर यूनिट मुझे आप दे देंगे। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि आपकी यूनिट बिकी, माने आपको जो फ़ायदा हुआ वो आपको जो फ़ायदा हुआ वो 75,000 जो ईंटें हैं वो आपकी सेल हो गई। कितनी ईंटें सेल हो गई? 75,000 ईंटें आपकी क्या हो गई? सेल हो गई। तो जब 75,000 ईंटें आपकी सेल हो गई तो 75,000 पर 2 रुपये के हिसाब से कितना बैठा? 1,50,000। कितना बैठा? 1,50,000। तो आप फिर कितना रेंट पे करोगे? 1,50,000 करोगे। क्लियर है? अब आपकी जो ईंटें हैं माना 20,000 है, 20,000 ही सेल हो पाए,
तो आप कितना रेंट बनता है आपका 40,000, जो कि मिनिमम से क्या है, कम है। तो उस परिस्थिति में आप कितना रेंट पे करोगे, 50,000 का रेंट पे करोगे। मिनिमम कितना मान के चल रहे हैं, 50,000। तो अगर तो दो चीजें होती हैं, या तो 50,000 मिनिमम है, ये तो मिनिमम है, बाकी जितना भी प्रोडक्शन हो गया, जितनी भी सेल होगी, उसका 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मुझे पेमेंट करना है। जैसे अगर 75,000 यूनिट सेल हुई तो 1,50,000 रुपये बनता है, तो 1,50,000 आप मुझे दे देंगे। और अगर आपकी 20,000 यूनिट जो है सेल होती हैं, तो मेरा अब कितना बनता है, 40,000 बना। लेकिन आप उस परिस्थिति में मैं 40,000 नहीं लूंगा, मैं आपसे 50,000 लूंगा। तो आपको कितने का नुकसान उठाना पड़ेगा, 10,000 का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये होता है मिनिमम रेंट। क्लियर है? तो प्रोडक्शन कितना भी हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो हुआ है, डजेंट मैटर। अगर मिनिमम रेंट फिक्स्ड है तो आपको उसे पे करना पड़ेगा, वरना तो जो तय है वही पे किया जाएगा। ये एक चीज हो गई। दूसरी बात क्या है इसमें, एक्चुअल रॉयल्टी क्या होती है। एक्चुअल रॉयल्टी का मतलब होता है कि जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, माने ये जो है, ये वाली जो अमाउंट है, इसको कहा जाता है एक्चुअल रॉयल्टी। इसको क्या कहा जाता है, एक्चुअल रॉयल्टी कहा जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक तो होता है मिनिमम रेंट, एक होता है एक्चुअल रॉयल्टी। तो जब अगर एक्चुअल रॉयल्टी, क्या अगर एक्चुअल रॉयल्टी जो होती है वो ज्यादा है किससे, मिनिमम रेंट से, तो आप क्या दोगे, एक्चुअल रॉयल्टी दोगे। और अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो आप क्या दोगे, माने दोनों में से जो ज्यादा है वो देना है। एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में से जो ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? बहुत सुंदर। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट लगे ना, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको लिंक्स मिलेंगे और वहां से अटैच हो जाओ मेरे साथ, जहां पर आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करके दे दी जाएगी। तो वहां पर आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेल के थ्रू आप मेरे को अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। प्रयास ये कीजिए कमेंट बॉक्स में आप दे दें, वरना तो मेल के थ्रू आप दे दें। बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहां से फॉलो कर लें। इसके बाद एक टर्म आती है शॉर्ट वर्किंग। तो कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लेता है कि बेटा ये शॉर्ट वर्किंग में कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, ये 4 स्टेटमेंट है। ठीक, क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट ये दे दिया, एक स्टेटमेंट ये दे दिया, एक स्टेटमेंट ये दे दिया, और आपसे क्या देगा, क्या क्या देगा, ऑल ऑफ दीज, है ना। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, अगर आपका मिनिमम रेंट ज्यादा है और आपकी एक्चुअल रॉयल्टी कम है। जैसे मिनिमम रेंट कितना था, 50,000, लेकिन आपकी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी, 40,000। इसका मतलब यह है कि आपका उत्पादन कम हुआ है, माने आपका जो प्रोडक्शन है, क्या है, आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। इसकी जब प्रोडक्शन कम होता है तो उसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग, माने लघु कार्य। क्लियर है? बहुत आसान है निकालना। मिनिमम रेंट में से एक्चुअल रॉयल्टी माइनस कर दो। कितनी, अगर मैं आपसे कहूँ कि लघु कार्य कितना हुआ है, तो सर 50,000 की हमारी एक्चुअल वो थी और 40,000 की हमारी एक्चुअल थी। मैंने 50,000 का जो था वो तो हमारा मिनिमम रेंट था, और सर जो 40,000 थी वो हमारी क्या थी, एक्चुअल रॉयल्टी थी। तो सर इसका जब हमने बैलेंस निकाला ना, तो हमारे पास 10,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग आ गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जैसे अभी हमने देखा कि हमारा मिनिमम रेंट 50,000 है, हाँ, और सर हमें फायदा जो हुआ, माने प्रोडक्शन जो हुआ 75, माने दे हम 1,50,000 रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 1,50,000। तो सर ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं एक्सेस वर्किंग। क्या कहते हैं इसको, एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा उत्पादन करना। जैसे लघु माने अधिक उत्पादन होना, ये ठीक है ना, या अधिक कार्य, क्या अधिक कार्य, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट होता है ना, 1,50,000। $1,50,000 माइनस 50,000, तो कितने का हो गया हमारा, 1,00,000 का हो गया।
तो ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इसकी शॉर्ट वर्किंग कितनी है, इसकी एक्सेस वर्किंग कितनी है। एक टर्मोलॉजी आती है हमारी रिक्यूपमेंट, रिक्यूप करना, रिक्यूप पुनर्प्राप्ति। क्या? पुनर्प्राप्ति। जैसे मैंने कहा कि पहली साल में, ठीक है, मेरा जो मिनिमम रेंट था वो 50,000 था, ठीक है, और रॉयल्टी जो थी जो मुझे देनी थी, माने प्रोडक्शन, एक तरह से प्रोडक्शन मानो, तो प्रोडक्शन कितना मानो, प्रोडक्शन 40,000 का था। कितने का था? 40,000 का था। दूसरी साल में मिनिमम रेंट तो फिक्स ही रहेगा, मिनिमम रेंट तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 70,000 रुपये जो था वो प्रोडक्शन हुआ। तो अब एक बात यहाँ पर समझने वाली क्या है कि यहाँ पे आपको जो रॉयल्टी पे करनी है वो कितनी करनी है? 50,000। तो नुकसान कितने का हो गया? 10,000 का हो गया। इजी वे में समझा रहा हूँ, है ना, अभी इसको समझ करके चलना। कितने का हो गया नुकसान? 10,000 का हो गया। यहाँ पर भी कितने का पेमेंट करना है? 50,000 का। तो यहाँ पे आप 10 के, इन 10 के की पूर्ति आप किस ईयर में कर लोगे? इस ईयर में कर लोगे। तो जो नुकसान था 10,000 का वो आप कहाँ पे कर लोगे? ऐसा। तो ये जो होता है ना, ये पट्टेदार और जो माने जिसकी संपत्ति है और जिसने उस संपत्ति का प्रयोग करने के लिए, उन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि आपको जो पीछे नुकसान हुआ है, माने जो 10,000 का नुकसान हुआ है, वो आप आगे आने वाली जो रॉयल्टीज हैं उनके साथ, या आने वाली जो समय, उनमें आप अपने इस नुकसान को क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? उसी को कहा जाता है रिक्यूपमेंट। भाई रिक्यूपमेंट में ही जो हमारा शॉर्ट वर्किंग है उसी में ज़रूरत पड़ेगी, इसमें तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी से एक्सेस जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेसी और लेसर प्रोवाइड द एडजस्टमेंट फॉर शॉर्ट वर्किंग इन सब्सिक्वेंट ईयर। 2 साल 3 साल, जैसे लग रहा है कि ज़्यादा रकम है तो आने वाले 5 साल तक क्या कर सकते हो आप? इसको राइट ऑफ कर सकते हो। तो इसके आधार पर जो रिक्यूपमेंट है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, तो फिक्स्ड रिक्यूपमेंट और फ्लक्चुएटिंग रिक्यूपमेंट। अब जैसे सपोज करो कि आपका कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, माने 50,000 आपको रॉयल्टी देनी है, मिनिमम रेंट देना है, और आपका प्रोडक्शन है नील, ठीक है। तो जो हरी है और जो राम है उनके बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली इन दोनों ने डिसाइड करा कि हम जो है, माने जो भी रिक्यूपमेंट होगा, जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी, उसको अगले, उसके नेक्स्ट 5 ईयर, क्या उसके नेक्स्ट 5 ईयर में क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे, रिक्यूप कर लेंगे, पुनर्प्राप्त कर लेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फिक्स्ड। माने 5 साल तक ही कर सकते हो, अगर 5 साल तक रिक्यूप हो गया तो ठीक है, वरना आपको वो नुकसान सहना पड़ेगा। नुकसान किसको सहना पड़ेगा? लेसी। लेसी कौन है? जो संपत्ति का यूज कर रहा है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर ये वाली बात? अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग रिक्यूपमेंट की। फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उसे आप 5 साल में भी कर सकते हो, 6 साल में भी कर सकते हो, 7 साल में भी कर सकते हो, और 8 साल में भी कर सकते हो, 1 साल में भी कर सकते हो। तो वो फ्लैक्सीबल है, ठीक है ना। ये एक हो गया। दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक होता है हमारा ग्राउंड रेट या सरफेस लेवल। ग्राउंड रेंट या सरफेस लेवल क्या होता है? जो 50,000 रुपये से अलग, 50,000 रुपये से अलग, इसको जनरली आसान भाषा में बताता हूँ कि मेरी ये ज़मीन है, इसमें मैंने चिमनी लगाई और ईंटें बनानी शुरू करी। यहाँ पर जो मिट्टी थी, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से मैंने मिट्टी की खुदाई शुरू करी और एक बड़ा भाग मैंने मिट्टी का खोद लिया। अब जो इसका मालिक है संपत्ति का, वो मेरे से इस खुदाई के और इस मिट्टी के प्रयोग के क्या लेगा? पैसे लेगा। तो ये जो पैसे होंगे ये किससे होंगे? मिनिमम रेंट से अलग होंगे। तो क्योंकि ये मिनिमम रेंट से अलग होंगे तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एडिशनल अमाउंट कहा जाता है। और ऐसी एडिशनल अमाउंट को ही ग्राउंड रेंट या सरफेस लेवल कहा जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात?
तो ये टर्मोलॉजीज मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप किसी भी बात को लेकर के परेशान नहीं होना। अगर लग रहा है डाउट है कहीं पर, कमेंट कर देना सीधा या मेल कर देना, ठीक है। बाकी जितने भी आपकी सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद हम बात करते हैं लेस वर्क और नो वर्क ड्यू टू स्ट्राइक। हड़ताल हो गई तो कोई भी कंडीशन हो गई तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में अगर, जो हिंदी वाले बच्चे परेशान मत होना, ये हिंदी में भी है ना। अगर काम नहीं होगा, वैसे तो हिंदी में ही समझाऊंगा मैं, अगर जो काम है वो कम हुआ है, किसके कारण, हड़ताल के कारण, या कोई काम ही नहीं हुआ, तो उसमें कुछ एग्रीमेंट के अनुसार दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। जो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है, एक्चुअल रॉयल्टी कौन सी है, जैसे मानो 50,000 हमारा मिनिमम रेंट है और हमारी जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो कितनी है, 40,000 है। कम काम हुआ है ना 40,000, तो जो एक्चुअल रॉयल्टी है अर्न की गई है फॉर द ईयर विल डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक। तो अगर वो 40,000 के 40,000 रुपए ही दे देगा मेरे को कि भाई 40,000 का ही धंधा हुआ है, ये आप रख लो, तो उसके इस ही को क्या मान लिया जाएगा, मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। और ना तो कोई शॉर्ट वर्किंग अराइज की जाएगी और ना ही कोई एक्सेस वर्किंग अलाउ की जाएगी। माने आपका धंधा कम हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को इतना पैसा दे दे, मत दे मिनिमम रेंट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब स्ट्राइक होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर मिनिमम रेंट जो है वो 60% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, या वो परसेंटेज डिसाइड कर लेता कि भाई देखो ठीक है यार, एक काम करते हैं, स्ट्राइक हुई है, हाँ ठीक है, 50,000 है, ठीक है यार, एक काम करना ना 70% दे देना इसका, माने कितना, 35,000 रुपये। अब धंधा कितने का बना, कितने का बना, 40,000 का, तो पे कितना करना है, 35,000 रुपये, सिंपल। 5,000 का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया, समझ गए। या मिनिमम को 40% हो सकता है, माने एक परसेंटेज जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक, कितना, 60% हो सकता है। मिनिमम रेंट इज टू रिगार्डेड 60, ये जो है मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस टू 61 इन सच अ केस मिनिमम रेंट विल बी 60%, दस केयर शुड बी टेकन टू सी द यूज बर्ड। ये जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना तो देखेंगे। 60% मान के चलो, मिनिमम रेंट क्या होगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा प्रोपोर्शनेटली। भाई जितना भी काम हुआ है, जैसे सपोज करो आपका जो है 40,000 का बिजनेस बना है, धंधा बना है, और 50,000 का आपको रॉयल्टी पे करना है। इससे पहले तक क्या हो रहा था, इससे पहले तक आपका धंधा अच्छा बन रहा था और आपका रेंट कितना था, 50,000, तो लगभग आप इसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स देते थे, माने 1 लाख या 1,50,000 रुपये है ना, इतना आप देते थे। तो अब क्या करोगे, आपका धंधा बना है 40,000 का, तो आप उसके प्रोपोर्शनेट क्या दे दोगे, पे कर दोगे। तो कुल मिला करके एडजस्ट कर लिया जाता है, या तो मिनिमम रेंट फिक्स कर लिया जाता है कि भाई इतना % दे देना, या कि भाई तेरे पास जितना है तू उतना दे दे, ठीक है, या प्रपोर्शन कर लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ इसमें कही गई है। जिस वर्ष भी काम कम होगा या कोई काम नहीं होगा तो उसमें क्या समझौते हो सकते हैं, तो वास्तविक रॉयल्टी को न्यूनतम किराए के रूप में माना जाएगा, माने 40,000 को न्यूनतम किराए के रूप में माना जाएगा, ना तो लघु कार्य होगा और ना ही अधिक, ठीक है, जो एवरेज है वो चलेगा। न्यूनतम किराए को 60% या अन्य प्रतिशत द्वारा कम किया जा सकता है, ठीक है ना। न्यूनतम किराया केवल 40% होगा 60% की तुलना में, यदि न्यूनतम किराए में कमी किसी अन्य प्रतिशत द्वारा की जाती है तो 40% न्यूनतम किराया मान लिया। यदि न्यूनतम किराया 61 तक कम किया जाना है
तो ऐसे मामले में न्यूनतम किराया 60% होगा। ये कुल मिलाकर के जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है, माने दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये तो मैंने केवल एक आपको आइडेंटिटिकल जो है वर्ड्स दे दिए हैं कि इतना है समझाने के लिए, बाकी ये तो हमारे और आपके बीच की बात है कि हम कितना तय करते हैं। न्यूनतम किराया हड़ताल के कारण काम के रुकने की लंबाई को ध्यान में रखते अनुपातिक रूप से काम किया गया माना जाता है। भाई जितना काम किया जाएगा उतना दे दो, जितना काम नहीं हुआ उतना मत देना, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी हमने कुछ टर्मोलॉजीज जो है वो डिस्कस करी हैं। रॉयल्टी हमने पढ़ा है, मिनिमम रेंट हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रॉयल्टी हमने पढ़ा है, डेड रेंट, मिनिमम रेंट और ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा एक्चुअल रॉयल्टी हमने पढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग और रिक्विपमेंट हमने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ रिक्विपमेंट हमने यहाँ पर देखे हैं और स्ट्राइक पर क्या कंडीशन बनती है वो हमने देखा है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि किस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेंगे तो हमारी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगी। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो करेंगे अगली क्लास में ही करेंगे, वहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ईयर आ जाता है, आउटपुट माने कितना प्रोडक्शन हुआ है, मिनिमम रेंट, ईयर रेंट यहाँ नहीं है, ये रेंट यहाँ पर है, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी कितनी रॉयल्टी बन रही है जो देनी है। मिनिमम रेंट कैसे होगा भाई, जितना प्रोडक्शन हुआ है और जो रेट चल रहा है। एक सेकंड दो जरा, ईयर आउटपुट मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट जो होगा वो गिवन होगा, ठीक है ना। और रॉयल्टी जो होगी वो आपकी जो होगी बी मल्टीप्लाई रेट होगी, माने जितना प्रोडक्शन और जितना रेट आपको मिलना है वो रॉयल्टी है। शॉर्ट वर्किंग जो होगी वो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी होगी। सरप्लस जो होगा वो रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट होगा। सरप्लस माने अधिक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे थे। ये है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। जैसी भी कंडीशन होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, उसके आधार पर। अब जैसे मान के चलो 2 साल में आपने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर ली तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हुई तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इररिकवरेबल है, प्राप्त नहीं हुए, पुनर्प्राप्त नहीं किया। और फाइनली जो आपने अमाउंट पे करना है किसको, लैंडलॉर्ड को। ये तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, जो अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा। रॉयल्टी क्या होता है, आउटपुट मल्टीप्लाई रॉयल्टी पर यूनिट, माने बी मल्टीप्लाई रेट। शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही दिया था। और सरप्लस का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सरप्लस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ठीक। अब इसकी कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, वो देख लेते हैं बस। लेसी माने जो यूज कर रहा है, लेसर जो संपत्ति का मालिक है। तो सबसे पहले रॉयल्टी पे, तो सबसे पहले क्या होगा, लेसर क्या करेगा, रॉयल्टी ड्यू करेगा कि भाई लाओ पैसा दो। पैसा किससे लेना है, लेसी से। तो लेसी कौन होगा, डेबिट होगा। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। अगर लेसी डेबिट होगा तो लेसी जो डेबिट होगा वो कितने से होगा, जो उसको अमाउंट रिसीव करनी है। भाई इतनी अमाउंट दो रॉयल्टी का, या इतनी आपको शॉर्ट वर्किंग अलाउ है। क्लियर है कहानी ये वाली। लेसी उसका पेमेंट करेगा तो वो रॉयल्टी पे करेगा, उसके लिए खर्चा है। शॉर्ट वर्किंग पे करेगा, उसके लिए खर्चा है। किसको पे करेगा, लैंडलॉर्ड को, ठीक है। क्लियर कहानी, जिसको पे करेगा रिसीवर, ठीक। दूसरी बात, जब ये पे करेगा तो लेसर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो रिसीव जब होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, इनकम टैक्स रिसीवेबल टू लेसी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेमेंट करेगा लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू आईटी पेबल। सिंपल कहानी भाई, ये तो सिंपल वही है ना। ये क्या होगा, ट्रांसफर आईटी पेबल टू बैंक। ये क्या करेगा, बैंक टू आईटी रिसीवेबल। भाई जो रिसीव कर रहा है उसका बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, जो पे कर रहा है उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो। अब सपोज करो शॉर्ट वर्किंग हमें क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। तो शॉर्ट वर्किंग किसकी एडजस्ट करनी है, लैंडलॉर्ड की। तो अगर हम शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट करेंगे तो हमें नुकसान होगा क्या, फायदा होगा,
फ़ायदा होगा। तो अगर हमें फ़ायदा होगा, आप ये मान के चलो आप लेसी हो, तो हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। हमें फ़ायदा होगा तो हम शॉर्ट वर्किंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, लैंडलॉर्ड को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उधर आ जाओ, इधर क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग अगर आप लेसर हो तो आपको शॉर्ट वर्किंग हुई, आपका नुकसान हो गया तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट हो गया। किसकी वजह से हुआ, लेसी की वजह से हुआ। क्लियर है। अब आप क्या करेगा लेसी, माने आप क्या करोगे, आप अमाउंट ट्रांसफर करोगे। भाई अगर आपने, आपकी कोई रिक्यूब नहीं हुई है, आपने उसको रिकवर नहीं कर पाए, तो आपका तो नुकसान हो गया ना। तो नुकसान किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, रॉयल्टी। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि रॉयल्टी का जो अमाउंट होता है, जो रिक्यूब नहीं हुआ है, वो किस में ट्रांसफर होता है, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लेसी अकाउंट या लेसर अकाउंट, कुछ भी दे देता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। इसका उल्टा कर दो, रॉयल्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, क्योंकि इसके लिए क्या हो गया, वो फायदा हो गया। अब अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गई है तो इसको तो पैसा मिल गया, इसको तो पैसा मिल गया, लेकिन यहां पर ये करेगा, रॉयल्टी डेबिट होगी, शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि उसने तो उसका पेमेंट करा है ना। और अगर इरिकवरेबल है शॉर्ट वर्किंग तो उसको किस में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, और इरिकवरेबल है तो प्रॉफिट एंड लॉस टू शॉर्ट वर्किंग। सिंपल कहानी। तो इस तरह से एक बार ना इसका जब हम कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे तो वहां पर ये जो, अभी तो मेरा मेन पर्पस आज आपका खाली जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन कराना था। न्यूमेरिकल जो है जर्नल एंट्रीज और किस तरह से उसका अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से सारी एडजस्टमेंट को एडजस्ट किया जाता है, वो सब चीज़ें तो हम कल करेंगे, है ना। तो वहाँ पर आपका जो ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, कि जर्नल एंट्रीज कैसे बननी है, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, मुझे पता है अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इसमें आ रहा होगा, है ना। जिनको आता है उसको एक अलग बात है, बाकी इसको हम डिटेल्ड में करेंगे, किसके साथ, न्यूमेरिकल के साथ। लेकिन उसके लिए आपको कल का सेशन देखना पड़ेगा। देखिए अगर मैं अभी लेता तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। मेरे ख्याल से अभी आपके लिए जो रॉयल्टी है और जो उसके टर्मोलॉजीज़ हैं उनके साथ जांच लेना, उनके साथ अपने आप को एक अवेयर कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सको। आपको पता होना चाहिए मिनिमम रेंट क्या होता है, वैसे ये सारी जो चीज़ें हैं, एक्चुअल रेंट क्या होता है, रिक्यूपमेंट कैसे होता है, कितना होता है, स्ट्राइक में क्या कंडीशंस पैदा होती हैं। तो अगर वैसे आपको, मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी एक बार इसको रिव्यू कर लेना तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। और अगर आपके ये हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलेंगे कल आपसे एक नई क्लास के साथ, तब तक चैनल को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में दे दीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर हम करेंगे रॉयल्टी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो आपको फुल फ्लैग प्रिपेयर करेंगे रॉयल्टी के लिए। इसके बाद ना आपके पास रॉयल्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टाक से कर दोगे। ठीक है, चलिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।